मेरी पत्नी 2 घंटे में इतना पैसा कमाती है। मैं बहुत बीमार हो गया तो मेरी पत्नी ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। मेरी दवाई से लेकर घर का पूरा खर्चा खुद चलाने लगी। जब मैं उससे पूछा कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो वह बात को टाल देती और मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। एक दिन मैं उसका पीछा किया तो जो मंजर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी पत्नी एक गैर मर्द के साथ। आखिर मेरी पत्नी ऐसी कौन सी नौकरी करती थी जो उसे जरा से काम के इतने सारे पैसे मिलते कि हमारी गरीबी ही दूर हो गई थी। मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता, मगर आए रोज यह सिलसिला देखकर मुझे अब भारती पर शक सा होने लगा था। कहीं तो पैसे की खातिर अपनी इज्जत, तो इससे आगे सोचने की मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। मुझे उस पल पहली बार बेबसी महसूस होने लगी थी। मुझे अपनी इस बीमारी पर गुस्सा आने लगा था। काश यह बीमारी मुझे नहीं लगती तो शायद आज हालात कुछ और होते। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। हमारी गरीबी और 2 बच्चे की पैदाइश से भी उसकी खूबसूरती पर कोई आंच नहीं आई थी। उसकी खूबसूरती का राज शायद मेरी मोहब्बत ही थी। हम गरीब अपनी बीवियों को बस वफा और मोहब्बत ही जी भर कर दे सकते हैं, जिसे पाकर हमारी पत्नी हमारे साथ हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती है। अब तक अपनी गरीबी के बावजूद भी हम खुश थे, लेकिन मेरी बीमारी ने सब कुछ खत्म करके रख दिया। मेरी बीमारी के बाद मेरी पत्नी शायद लोगों के घर में काम करने लगी थी। जब तक वह घर से बाहर रहती थी, मेरी जान सोने पर लटकी रहती थी। जब तक मैं कमाता था, कम से कम वह मेरे घर में 4 दीवारी के अंदर महफूज तो थी। उसकी हालत देखकर मैं अपने आप को किस तरह संभालता था नहीं जानता। मुझे भारती पहले से कमजोर से लगने लगी थी। रात को वह बच्चों के साथ चारपाई पर सोई, लेकिन सुबह में वक्त नहीं उठ पाई। उसे बहुत तेज बुखार था, शायद रोज रोज के कामकाज से थक गई थी। मैंने जब उसकी तपती हुई परेशानी देखी तो फिक्रमंद हो गया। मेरी बीमारी ने मेरी पत्नी को भी कमजोर कर दिया था। मैंने उसे नहीं उठाया। मेरी तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी थी, पर डॉक्टर ने कामकाज करने से मना कर दिया था। कहा था कि जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाना, मेहनत का कोई काम मत करना। मैं अब ये करता था कि घर के छोटे मोटे काम कर दिया करता था। मैंने बच्चों को नाश्ता बनाकर करवा दिया था और भारती के लिए चाय बनाई। अभी भारती चाय पीने के लिए चारपाई से उठी ही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे बेटे ने दरवाजा खोला तो एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर खड़ा था। उस आदमी को देखकर बड़ा अजीब महसूस हुआ। वह मुंह से पान दबाए हुए बड़े अजीब अंदाज से घर में अंदर घुसा। उसे देखकर मेरी पत्नी भारती के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने मुझे देखते ही मेरे ऊपर अजीब सी नजर डाली और फिर वह भारती को देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, क्या हाल है, आज काम पर नहीं गई? यही कहते हुए उसने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और भारती के हाथ में पकड़ा दिया। उसे देखकर मेरी पत्नी भारती डरी हुई थी। भारती कहने लगी, मालकिन से कहना मुझे बुखार है, मैं 2 दिन तक काम पर नहीं आ सकती। यह सुनकर उस शख्स के माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसने कहा, मालकिन का तुम्हारे बिना गुजारा नहीं होता, यह तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम नहीं आई तो उन्होंने मुझे भेज दिया और कहा भारती का हाल पूछ लाओ कि आखिर वह क्यों नहीं आई। ना जाने क्यों मुझे उस शख्स की नजरें बुरी लग रही थी। वह भारती को सर से पैर तक बड़ी गौर से देख रहा था। वह आदमी कहने लगा, बुखार की दवाई खा लेगी तो कल तक ठीक हो जाओगी और ठीक होने के बाद तू काम पर आ जाना, वरना तुम तो जानती ही हो कि मालकिन का तुम्हारे बगैर गुजारा होता ही नहीं। वैसे मालकिन के पास लड़कियों की कमी नहीं है, खामखा तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। यह बातें करते हुए उस शख्स की नजरें भारती पर टिकी हुई थी और भारती बार बार अपने चेहरे पर आने वाले पसीने को पोंछ रही थी और पसीने पोंछते हुए वह कह रही थी कि मालकिन से कहना मैं कल जरूर आऊंगी, आगे की से छुट्टी नहीं करूंगी। भारती के लहजे में नमी के साथ बेबसी भी थी। वह आदमी यहाँ से चला गया, लेकिन मेरी दिल बेताब सा हो गया। उस शख्स की नजरें और भारती की बदहवा से मुझे कुछ और ही तरफ इशारा दे रही थी। मेरा नाम शैलेंद्र था। मैं मजदूरी का काम करके अपने घर का गुजर बसर कर रहा था कि अचानक इस बीमारी की चपेट में आ गया। तबीयत खराब होने की वजह से मैं डॉक्टर के पास चला गया, पर डॉक्टर ने जो खबर मुझे सुनाई उसे सुनकर तो मैं टूट कर चकनाचूर हो गया। मैं घर पर आकर
सामने रखी चारपाई पर लेट गया। तभी मेरी पत्नी कमरे से बाहर निकली और मुझे देखते ही पूछने लगी, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं उसे क्या बताता कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि डॉक्टर की बताई हुई सारी दवाइयाँ खरीद सकता। मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखा और कहा कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है और बहुत सारी दवाइयाँ लिखी है कि मैं वक्त पर दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाऊं। यह बात सुनते ही मेरी पत्नी खामोश हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। हम जैसे गरीब को आराम करने की और महंगी दवाइयाँ खरीदने की औकात कहाँ है। यहाँ तो दाल रोटी के साथ किसी तरह गुजारा हो जाए वही ज्यादा है था। डॉक्टर ने मुझे टाइम से दवाइयाँ खाने के बाद 3 महीने तक आराम करने को कहा था। किसी तरह हमने डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ खरीदी, मगर एक हफ्ते बाद हाथ तंग होने लगे। मुझे दवाई खाते हुए 6 दिन गुजरे थे। 7वें दिन खाने के लिए दवाई नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि एक भी दिन की दवाई गैर नहीं होनी चाहिए। मेरी दवाई इतनी महंगी थी कि दवाइयाँ खरीदने के बाद हमारे पास पैसे नहीं बचते थे कि हम अपने घर का राशन पानी भी ले सके। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अगर आप इजाजत दे तो मैं कोई काम ढूंढ लूं। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी, क्योंकि इस तरह तो हमारे घर में खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो रही है। अपने लिए ना सही, हमारे बच्चों के लिए तो मुझे नौकरी की इजाजत दे दीजिए। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, पर ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को नौकरी करने की इजाजत दे दी। अगले रोज सुबह सुबह घर से निकली। मैं घर में रहकर उसकी नौकरी मिलने की दुआ करने लगा। सुबह 8 बजे घर से निकली थी और अभी उसको घर से निकले हुए 2 घंटे ही हुए थे कि वह वापस आ गई। इतनी जल्दी घर आता हुआ देखकर मैंने सोचा शायद उसे कोई नौकरी नहीं मिली होगी, इसलिए इतनी जल्दी घर वापस आ गई। लेकिन जब उसकी तरफ देखा तो वह काफी खुश लग रही थी और उसके हाथ में मेरी दवाई और सारा चीज था। मैं यह देखकर दंग रह गया कि घर पर तो पैसे भी नहीं थे। फिर मेरी पत्नी सारे सामान कहां से लेकर आई। वो मेरे पास मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, मुझे शैलेंद्र एक अच्छी सी नौकरी मिल गई है। मैं इलाज से कोई कमी नहीं रहने दूंगी। देखिए ना, आप कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कि यह बात सुनकर मैं भी खुश हो गया। अगले रोज आरती घर का सारा काम करके अपने काम पर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो भारती से पूछा ही नहीं कि उसे कौन सी नौकरी मिली है। वह ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, ज्यादा से ज्यादा किसी के घर कोई नौकरी लगी होगी। मैं सारा दिन घर में लेटा हुआ बस यही सोचता रहा कि भारती को गए सिर्फ 2 घंटे ही गुजरे थे कि वह वापस आ गई। उसे देखकर मैं चौंकते हुए पूछा, आरती तुम इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गई? मेरा सवाल पर वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, मेरी नौकरी बस इतने ही वक्त की है, इतने वक्त में ही अपना काम करके आ जाती हूँ। उसकी बात से मुझे हैरत हुई कि ऐसा कौन सा काम है जिस काम में सिर्फ 2 से 3 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। वह आज खाने पीने की चीजें मेरे लिए और फल लेकर आई थी। इस बढ़ती महंगाई में कहाँ से हम दाल रोटी से गुजारा करते थे, अब तो हमारे घर में खाने पीने की सारी चीजें मौजूद रहती है। मुझे भारती की नौकरी कुछ समझ नहीं आती थी। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं भारती से पूछूं कि तुम्हें ऐसी कौन सी नौकरी मिली थी कि तू अचानक इतने पैसे कमाने लगी, पर मैं चाहकर भी उससे पूछ नहीं पा सकता था, क्योंकि उसे देखकर लगता था कि वह मुझे बताना नहीं चाहती। धीरे धीरे करके मेरी तबीयत सुधरने लगी थी। मेरे अंदर कई दिनों से बेचैनी थी, उस सवाल कर रही थी कि मेरे सुख चैन छीन लिया था। आज जब मेरी पत्नी घर आई तो मुझे उससे एक बात बहुत अजीब लगी। काफी थकी थकी सी लग रही थी। वह आते ही बिस्तर पर लेट गई। मेरी नजरें उसके कपड़े पर पड़ी तो वह निशान देखकर मेरा दिमाग में कई सवालात ने जन्म लिया था। उसके कपड़े पर कई सारे दाग लगे थे। उसके यह निशान देखकर अगर मैं उससे पूछता तो वह ना जाने मेरे बारे में क्या सोचती, पर मुझे अब रहा नहीं जा रहा था। मैं उससे पूछना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें सिर्फ 2 से 3 घंटे लगते हैं और उसके बदले इतने सारे पैसे मिलते हैं। पढ़े पढ़े लिखे लोग तो इतने घंटे में इतना पैसा नहीं कमाते जितना भारती कमा रही थी। मेरा दिल बेचैन ना होता तो और क्या होता। आज जब वह घर वापस आई तो मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा और इधर उधर की बातें करने के बाद फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि भारती आखिर तुम कहाँ पर नौकरी करती हो। मेरे सवाल करते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वह फौरन मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लेना और उससे पूछा कि तो मुझे वह बता क्यों नहीं रही हो कि आखिर तुम कहाँ नौकरी करती हो। तुम्हें चंद घंटों की नौकरी के
बाद तुम्हें इतने सारे पैसे मिलते हैं? मेरे सवाल पर वह नजरें झुका कर कहने लगी कि अमीर औरत के घर सफाई का काम करती हूँ। यही कहकर वह ना जाने क्यों फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया। भारती मुझसे कहने लगी, शैलेंद्र, मेरे लिए आप और बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी जान बचाने की खातिर कर रही हूँ, जिसमें आप और मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी गुजार सके। पता नहीं क्यों भारती की बातों में मुझे सच्चाई नहीं लगी। वह उठकर वहां से जा चुकी थी और फिर कुछ दिन बाद ही वह शख्स मेरे घर पर आया जो भारती की तबीयत खराब होने के बावजूद भारती को पैसे देकर गया। जब से वह शख्स हमारे घर पर आकर वापस गया मेरा था, दिल बेचैन सा होने लगा था। अपनी बीवी पर हर उठने वाली नजर को पहचान लेता हूँ और किस नजरों से वह भारती को देख रहा था। मेरा जी को चाहता था कि उसकी आंखें नोच लूं, लेकिन मेरी बेबसी मुझे इस बात को कहाँ इजाजत देती थी। मेरी इस बीमारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं मरना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पीछे मेरी बीवी बच्चे का कोई नहीं था। भारती एक अनाथालय में रहती थी। मैं वहीं से उसे शादी करके उसे लेकर आया था। मेरी गुजर बसर अच्छे से हो रही थी, लेकिन इस बीमारी ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया था और मैंने ठान ली थी कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर भारती ऐसा कौन सा काम करती है जो चंद घंटों में ही उसे इतने सारे पैसे मिलते हैं। रात भर मैं बेचैनी से करवटें बदलता रहा और सुबह हुई और जब भारती काम पर चली गई तो मैंने बच्चों को घर पर ही बंद कर दिया और भारती का पीछा करने लगा। भारती तेज कदमों से चल रही थी और मैं भी कुछ दूर पर उसके पीछे पीछे जा रहा था। मेरा दिल का धड़कन तेज तेज चल रही थी, पर अचानक मेरी धड़कन उस वक्त रुकती हुई महसूस हुई जब भारती किसी मालकिन के घर जाने के बजाय एक छोटे से घर के सामने जाकर खड़ी हो गई, जहां पर वही शख्स मौजूद था जो उस दिन मेरे घर आया था। वह फिर एक बार भारती को देखकर मुस्कुराया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल को कोई मिट्टी से दबोच दिया हो। भारती के अंदर जाने के कुछ देर बाद वह आदमी भी घर के अंदर गया और 2 मिनट के बाद ही वह दोनों बाहर आ गए। कुछ ही देर बाद उस घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। वह आदमी भारती को टैक्सी में बिठाकर वहां से चला गया। मैंने भी एक रिक्शा लिया और उस टैक्सी का पीछा करने लगा। वह टैक्सी एक हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हुई। यह देखकर मेरा दिल डूबने लगा कि क्या वह शख्स मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है और क्या वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। मुझे याद आने लगा कि भारती कुछ दिनों से सर चकराने और जी मचलने की बात कर रही थी। मुझे तो अपना सांस रुकता हुआ मालूम पड़ा। एक बार के लिए शायद इससे बड़ी तकलीफ कुछ हो ही नहीं सकती थी जो इस वक्त मैं सह रहा था। हॉस्पिटल के अंदर गया। भारती उस आदमी के साथ एक कमरे में। मैं कमरे के लगे शीशे से झांकने लगा तो वहां एक औरत फोल्डिंग बेड पर लेटी हुई थी। वहां डॉक्टर भी मौजूद थे। उस आदमी उस औरत के पास जाकर खड़ा हो गया और रोते हुए उसके माथे को सहलाने लगा। मैं भी यह सब देख ही रहा था कि तभी एक नर्स की आवाज आई मेरे कानों तक। मैं पलट कर देखा तो वह मुझसे कह रही थी कि मैं दरवाजे से पीछे हट जाऊं ताकि वह अंदर जा सके। मैंने उससे पूछा कि अंदर कौन सी मरीज है तो वह मुझसे बताने लगी कि एक औरत है, उसका जिगर खराब हो गया है। उसका पति उसके जिगर का ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है। उसके लिए वह एक औरत को रोज इस हॉस्पिटल में लेकर आता है और बहुत सारे टेस्ट करवाता है। बस कुछ ही दिनों में ऑपरेशन है। कुछ देर बाद भारती कमरे से बाहर आई तो मुझे सामने देखकर घबरा गई। मैंने कहा, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मुझे देखते ही वो रोने लगी और कहने लगी, मुझे इस कुर्बानी से मना मत करना। मैंने आपकी जिंदगी बचाने के लिए एक औरत की जिंदगी बचाने का वादा कर दिया है। वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और ऑपरेशन से पहले वह हमें 5 लाख देगा। भारती रोती हुई मेरी मिन्नतें कर रही थी। मैंने भी इनकार नहीं किया। कुछ दिन बाद एक कामयाब ऑपरेशन हो चुका था। मेरी भारती भी ठीक थी और उस आदमी की पत्नी भी बच गई थी। कैसी लगी कहानी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।